वाली एशियाई बाजारों में चौतरफा नरमी और गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, इस पर विस्तार में अगले 8 घंटे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे और कमोडिटी मार्केट में किस तरह के कॉल्स, किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज लगाने चाहिए, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट दिखी कल के सत्र में और इसी के चलते एशियाई बाजारों में भी आज सुबह काफी बिकवाली दिखी है। इनफैक्ट जापानीज मार्केट की बात करें तो निक्के करीब 800 से 900 अंक टूट चुका है। कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में भी भारी गिरावट और चीन और हांगकांग के बाजारों में भी आज काफी नरमी दिखी है और इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत। 130 अंक गिरकर 22,300 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ तो भारी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड सभी ग्लोबल मार्केट्स में दिखी है। लेकिन अमेरिकी बाजार क्यों फिसले, क्यों इतनी भारी गिरावट दिखी और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताएं। शीशा, निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ा संकट वाला दिन है क्योंकि ग्लोबल बाजारों में कोहराम है। सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका से ट्रिगर लेते हुए आप देखेंगे एशिया में निक्केई 2% से ज़्यादा टूटा है, कोरिया के बाजार में 2% से ज़्यादा गिरावट है, चाइना में कमजोरी है। तो चौतरफा आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल प्रेशर है और जिस चीज़ का डर था अमेरिका से, देखिए आखिरकार वही चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। मंदी के डर से कल भरभरा कर अमेरिकी बाजार टूट गए। डाउ में 890 अंकों की भारी भरकम गिरावट आई है। नेस्डेक में करीब 700-750 अंकों के आसपास से गिरावट रही और S&P 500 भी करीब 0.25% ये टूटा है। देखिए, मोटा मोटी अगर हम बताएं कि मंदी कैसे आती है, किसको कहते हैं मंदी? जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आपका कम हो, इनपुट कॉस्ट जब बढ़ने लगे, फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी टर्मोइल वाली स्थिति हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि नहीं, मंदी शायद दबे पांव आ गई है। और अमेरिका में इसकी चर्चा हो भी रही थी। ट्रंप से ये सवाल पूछा गया था फॉक्स न्यूज़ पर कि क्या अमेरिका मंदी की गिरफ्त में जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ट्रांजिशन वाला पीरियड इकोनॉमी के लिए। लेकिन कल के जो गिरावट है बाजारों में, और कल की गिरावट से ज़्यादा परेशानी मुझे आज सुबह डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर के लेवल को देख के लग रहा है। वहां अभी भी राहत नहीं है। हम देख रहे हैं कि नेस्डेक फ्यूचर में करीब 1% की फिर से गिरावट हो रही है। कल मेटा, एनवीडिया, एप्पल, ये शेयर 5% से ज्यादा टूट गए। नेस्डेक की अगर बात करें तो एक दिन की गिरावट में 1 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप साफ हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी सीवियर सेलिंग है। 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट हमने टेस्ला के शेयर में देखी है। 15% कल टेस्ला का शेयर टूट गया। तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक संकट वाला दिन अमेरिकी बाजारों के लिए कल के सत्र में रहा है और भारतीय बाजार तो परेशान है ही। अभी तक ग्लोबल बाजारों से इस तरह की स्थिति निकल के नहीं आ रही थी। अब ये सारी चीजें भी प्रेशर बनाएंगे, इस बात के पूरे आसार बढ़ गए हैं। और गिफ्ट निफ्टी देखिए संकेत आपको दे रहा है 132 अंक नीचे खुलने के। हो सकता है कि इतना नीचे खुले और उसके बाद फिर से बाजार में एक फॉलोअप सेलिंग का माहौल आए। थोड़ा सा सुधारने वाली प्रक्रिया में हम चल रहे थे। 22,000 के नीचे जाने के बाद हमने करीब 500 पॉइंट जोड़ लिए थे, लेकिन फिर से दिक्कतें वहीं पर आकर खड़ी हो गई हैं। और टेंशन की बात यह है कि डाउ जोन्स 200 डीएमए के नीचे पहुंच गया है। आपको मैं बता दूं कि 1 नवंबर 2023 के बाद पहली बार 200 डीएमए यानी कि डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको कहा जाता है। इसको इन्वेस्टर डीएमए भी कहा जाता है। इसका टूटना यानी कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस को शेक करना भी बयां करता है। तो इससे आप समझ जाइए कि कितनी ज्यादा संकट की स्थिति है। आफ्टर मार्केट में डेल्टा एयरलाइंस का शेयर भी करीब 11% टूटा है क्योंकि उन्होंने गाइडेंस अपना रिवाइज किया है प्रॉफिट वगैरह को लेकर। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का अनुमान घटाया था और उन्होंने कहा था कि ट्रंप की जो टैरिफ की जो नीतियां चल रही हैं वो परेशान कर रही हैं। देखिए, होता क्या है कि जब दुनिया भर में आप टैरिफ को लेकर एक तरह से वॉर छेड़ देंगे तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, महंगाई को उससे हवा मिलती है। वॉरेन बफेट ने भी यही चीज कही थी कि अल्टीमेटली आप जो टैरिफ लगा रहे हैं वो कंज्यूमर के हैंड्स में है, वो गुड्स पे लगाए जा रहे हैं, तो वो महंगाई को ट्रिगर करेगी। तो बढ़ती महंगाई,
ग्रोथ को लेकर चिंताएं, इनपुट कॉस्ट का राइज होना, ये तमाम चीजें हैं। मतलब 5-6 मोटे मोटे इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि मंदी शायद आ चुकी है। और यही चिंता अमेरिकी बाजारों में कल निवेशकों को कल सताया है और 900 अंक टूटकर डाउ जोन्स बंद हुआ। और हम एशिया में आज हम देख रहे हैं कि घबराहट का माहौल है, चौतरफा बाजार गिरे हुए हैं। कमोडिटीज की बात करें तो सोने में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया है। क्रूड में चूंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर टेंशन है, ट्रंप की पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता है, तो ये $70 के नीचे तो कच्चा तेल आया है। 69 के आसपास का ब्रेंट क्रूड का भाव है, लेकिन इसको हम पॉजिटिवली नहीं देख सकते। एक लेवल के बाद भी कच्चे तेल का गिरना वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुनिया भर की ग्रोथ को लेकर एक नेगेटिव पिक्चर पेंट करता है। तो संकेत आज कमजोर हैं। गिफ्ट निफ्टी हालांकि उतना नहीं गिरा है जितना कि बाकी ग्लोबल बाजार गिरे हैं। प्रार्थना कीजिए कि इससे ज्यादा ना गिरे। 22,400 के आसपास है, 125 अंकों की गिरावट, लेकिन माहौल, सेंटिमेंट आज फिर से काफी ज्यादा डामाडोल और तड़का उसमें लग गया है अमेरिकी बाजारों में गिरावट का भी। बिल्कुल, अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट, इसका इम्पैक्ट एशियाई बाजार और इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्लोबल बाजारों में चिंता है, ग्रोथ कंसर्न्स है, जिसके चलते अक्रॉस द बोर्ड सभी मार्केट्स में आज सुबह एशियाई बाजारों को गिनकर यहाँ पर भी गिरावट दिखी है। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े कल थोड़े से अच्छे नजर आए। एफआईआईज ने केवल 480 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की कैश मार्केट में। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 260 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 6,250 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,300 करोड़ की बिकवाली। वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 225 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। और याद रखें, 3 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। मनप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से है। हिंदुस्तान कॉपर को कल ऐड किया गया था, लेकिन इसके अलावा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक भी आज एफएनओ बैन में ऐड किया गया है। तो 3 स्टॉक्स, इन पर अपनी नजर रखें। लेकिन कल की वॉलेटिलिटी के बाद आज के सत्र में कमजोर ओपनिंग के संकेत तो निकल कर आ ही रहे हैं। ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, आज यूएस मार्केट में जो संकेत आए हैं वैसे तो बहुत खराब हैं और एक ग्लोबल टर्मोइल या फिर ग्लोबल स्लोडाउन या फिर ग्लोबल रिसेशन को भी इंडिकेशन करेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके अंदर जो भी होगा वो पूरे विश्व में असर डालेगा। बट अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि ये जो फॉल आ रहा है ये एक्चुअली एक इमीडिएट रिएक्शन है जो वहाँ की पॉलिसीज जो वहाँ पर काम किया जा रहा है। देखिए आशीषा, ये पुरानी हिंदी में कहावत है कि अगर आप खड्डा खोदेंगे तो आपके किसी खड्डे में ही गिरेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका फर्स्ट आप ना कहिए, लेकिन आप इस तरह से आप एक एक महीने के अंदर 50-50 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देंगे। आपके पास प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं है और आपके आते आप ये सोचेंगे कि मैं सब ऑर्डर साइन करने के बाद, टैरिफ फाइट करने के बाद मैं सप्लाई चेन को भी दुरुस्त कर दूंगा। वो होगा नहीं, वो होता भी नहीं है, वो होगा भी नहीं, कभी भविष्य में भी नहीं होगा। तो इस चीज के लिए बात तो तैयार रहिएगा कि हम ग्लोबल आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ऐसा हम हो ही नहीं सकते कि हम अलग थलग होकर काम करें और कोई हमको इम्पैक्ट ना डाले। ये तो हो ही नहीं सकेगा। एक और चीज, मैं आज की जो गिरावट यूएस की दिख रही है, मैं इंडियन मार्केट के ना, आप बोलेंगे आप बात क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं बात बिल्कुल ठीक बोलूंगा। ये इंडियन मार्केट्स के लिए काफी हद तक हेल्दी है। द रीजन इज बीइंग क्योंकि वहां का एफआई निकलेगा बाहर, वो जाएगा चाइना, वो जाएगा हो सकता है इंडिया, हो सकता है कहीं और भी जाए। वो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इंडिया में ही आएगा, लेकिन एफआई का जो एक सेफ हेवन वापस बैक टू द पेविलियन यूएस मार्केट के अंदर रुकना हो गया था, मेरे को लग रहा है उस पर कल एक बड़ा क्रैक आया है। ऑल्दो ये कहना भी जल्दबाजी है कि आगे चल के और भी यूएस गिरेगा, बट अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में काफी हद तक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंडिया में वैल्यूएशन हंटिंग के लिए आएंगे और हम ऑलरेडी काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आके खड़े हो गए हैं। अब आते हैं लेवल्स की बात, क्योंकि एफ&ओ की बात आपने बोली, तो कल अनवाइंडिंग का प्रेशर था निफ्टी पे। 22,500 के नीचे हमने क्लोज किया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं थे। आज गैप डाउन करेंगे और उसके बाद 22,200 और 22,000 के सपोर्ट्स को हम टेस्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,000 का ही है। इसके अंदर अगर हम ये वाला हिस्सा भी एब्जॉर्ब कर ले तो एक गुड डील होगी मार्केट के लिए और मार्केट वापस से रिकवरी मोड में भी आ सकता है। ट्रस्ट मी, मेरे को मालूम नहीं है आज कैसे चलेगा मार्केट, बट मेरा ऐसा मानना है कि आज का ओपनिंग के फॉल के बाद मार्केट फिर गिरावट नहीं दिखाएगा और उसके बाद उसको रोकने की कोशिश करेगा। कुछ सिग्नल इंडिकेशंस ऐसे डेरिवेटिव से मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं
कि ऊपर आके कैसे ठीक होगा। देखिए ऊपर आके 22,600 700 टफ रेजिस्टेंस हो चुका है, यहाँ पे आके हिट करेगा, वापस से कमजोर होगा। तो अभी आपके पास एक रेंज बनी है 22,000 से लेके 22,500 700 तक की रेंज है। ये पूरी एक्सपायरी भी निकाल सकती है, पूरा मार्च का मंथ भी निकाल सकती है। तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा और धैर्य से काम कीजिएगा और 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिएगा। तीसरा हमने छोड़ दिया एकोमुलेशन। 2 प्रिंसिपल्स, बाय राइट एंड सिट टाइट, एंड सेकंड इज नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। बैंक निफ्टी के लेवल जल्दी से बता देता हूँ। बैंक निफ्टी भी 48,000 के इंपॉर्टेंट बेस पे आज काम कर सकता है। ये आज हो सकता है इसके नीचे गैप डाउन करे, बट अगर क्लोजिंग इसके ऊपर मिल गया 48,000 के ऊपर तो डैमेज डन और डिस्काउंटेड दोनों माना जाएगा, यानी कि डैमेज हो भी गया और डिस्काउंट भी हो गया, ये माना जाएगा। फिलहाल 48,000 48,800 के बीच में इस बार पूरी एक्सपायरी शायद निकल सकती है आने वाले दिनों में। तो ये सारे लेवल्स टू वॉच करने वाले हैं। आज आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्लोबल सेटअप के अंदर जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुई है उसको एडजस्ट होते हुए मार्केट के अंदर देखना है, बस शांति से, और कुछ नहीं करना। मार्केट को जो करना है वो अपने आप करेगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके स्क्रीन पर, जहां पर 22,300 और 22,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, 22,600 और 700 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स निफ्टी पर। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,000 और 47,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, वही 48,500 और 48,800 के रेजिस्टेंस लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस पर 8 बजे फिर एक बार विस्तार में चर्चा करेंगे डिम्पी के साथ। लेकिन इस बीच एंजल वन के राजेश भोसले अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस पर अभी चर्चा करेंगे थोड़ी ही देर में, लेकिन इस बीच कल के बाजारों की बात करें तो याद रखें शुरुआती ट्रेड में हल्की सी तेजी थी, उसके बाद मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आया, लेकिन शो के आखिर तक यानी दिन के आखिर तक काफ़ी कमजोरी इंडेक्स लेवल पर दिखी। इनफैक्ट निफ्टी गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया, करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ 22,450 के लेवल्स के आसपास। वही निफ्टी बैंक भी 300 अंक टूटकर बंद होता हुआ नजर आया। अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टोरल इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडिसेस कल लाल निशान में बंद हुए। लेकिन इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखी। एचयूएल, नेस्ले, आईटीसी जैसे सभी स्टॉक्स तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वही रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखी। लेकिन याद रखें आज के सत्र में आईटी और मेटल इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। नैस्डैक में कल भारी गिरावट दिखी थी, जिसके चलते आईटी और मेटल सेक्टर पर आज इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन इंडसइंड बैंक याद रखें 2 दिनों में स्टॉक ऑलरेडी 10% टूट चुका है और आज फिर एक बार एक नेगेटिव खबर निकल कर आई है, जहां पर इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी मिली है। किस तरह की गड़बड़ी मिली है और आरबीआई की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए अब हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं पूरी डिटेल्स, कंपनी में क्या गड़बड़ी मिली है और कंपनी के फाइनेंशियल्स पर इसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा। जी हाँ, सूत्र यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पूरा मामला है इंडसइंड बैंक का उस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है तो वो एक थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लिया जाएगा और ऐसा तय नहीं है कि एक्शन लिया जाएगा भी कि नहीं। ये पूरा रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि बैंक ने एक्सटर्नल एजेंसी हायर की है और वो जो एक्सटर्नल एजेंसी की रिपोर्ट है वो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में पूरी हो सकती है। लेकिन ये जो पूरा मामला है सुमंत कथपलिया को सिर्फ 1 ईयर एक्सटेंशन देने का, वो इस मामले से लिंक्ड हो सकता है डेरिवेटिव इशू के मामले से, क्योंकि जो रिजर्व बैंक को जानकारी है वो ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले भेजी जा चुकी है और ये जो एक्सटेंशन है उसके बाद आया है। इनफैक्ट सुमंत कथपलिया ने क्लियरली मेंशन किया है कि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी लीडरशिप से अनकंफर्टेबल है और इसीलिए उन्हें सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला। हालांकि जो बिजनेस एज यूजुअल है उस पर वो किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं मानते हैं, लेकिन बैंक प्रक्रिया शुरू करेगा सक्सेशन प्लानिंग की। जो अगला लीडर कौन होगा वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, और क्या वो खुद भी कंसिडर किए जाएंगे, ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब अब कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन रिजर्व बैंक कोई भी अगर एक्शन लेने वाला है इंडसइंड बैंक पे, वो जांच पूरी होने के बाद ले सकता है।
कंपनी के नेटवर्थ में 2.35% का इम्पैक्ट दिखेगा, काफी भारी इम्पैक्ट। और बड़ी खबर इंडसइंड बैंक के लिए, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक फोकस में रहा है और आज भी सबकी नजर इस पर रहेगी। अंकुर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजारों से कमजोर ओपनिंग के संकेत, अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट, ऐसे में भारतीय बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनाएं? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे मार्केट्स स्पेशली देखें तो हायर साइड में जो है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे स्ट्रगल कर रहा है। कल भी पॉजिटिव ओपनिंग के बाद जो है 22,700 क्रॉस नहीं कर पा रहा था एंड कल ही एक वीकनेस के संकेत आ गए थे। तो जब तक 22,700 क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा सा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, लॉन्ग्स में थोड़े से लाइट रहना चाहिए। आज लग रहा है कि बैंकिंग स्पेस में मेजर वीकनेस देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे डिफेंसिव काउंटर जो है यहाँ पे एक मतलब पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर सकते हैं। कल भी हमने देखा था कि जो एफएमसीजी और पावर स्टॉक जो थे वो खबरों में और पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रहे थे। तो दो बाय कॉल्स देना चाहूंगा। एक होगा एचयूएल पे। एचयूएल कल एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला था एंड फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस भी देखने को मिले थे। तो एचयूएल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 2250 के आसपास की क्लोजिंग है। 2194 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा 2350 का। और दूसरा जो बाय कॉल होगा वो होगा पावर ग्रिड पे। पावर ग्रिड में भी काफी अच्छे फॉर्मेशंस कल देखने को मिला था एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। तो पावर ग्रिड में भी बाय कर सकते हैं। 263 के स्टॉप लॉस है। यहाँ से अपसाइड टारगेट होगा 286 का। ठीक है, तो पावर ग्रिड याद रखिए। पावर स्टॉक्स में कल अच्छी खासी तेजी दिखी थी, उसके बाद पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय राजेश ने दी है। और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल पर भी खरीदारी की राय, 2350 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कई सारी खबरें निकल कर आई है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले जो है ओएमसी स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो एलपीजी सब्सिडी है उसके लिए अभी प्रोविज़न नहीं बनी है। जो सेकंड सप्लीमेंट आया था डिमांड का ओवरऑल ग्रांट्स को लेके, जो ऑयल मिनिस्ट्री का रिक्वेस्ट आया था लगभग 35,000 करोड़ रुपए का एलपीजी कंपनसेशन के लिए FY25 के लिए, और एक मेजर पॉजिटिव री रेटिंग ट्रिगर भी था ओएमसी स्टॉक्स, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए। एक्सपेक्टेशन था कि उनके FY25 के नंबर्स में ये सब्सिडी ग्रांट दिखेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड की प्राइसिंग देखे तो वो बहुत जो है नीचे लेवल्स पे आ गई, अभी तो 70 के नीचे भी है प्रति बैरल। और ओवरऑल जो है इन सारे ओएमसी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ रही थी और एक इम्पॉर्टेंट री रेटिंग ट्रिगर ये था। और अब अगर इसमें प्रोविजन नहीं आता है तो सिग्निफिकेंटली जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इन स्टॉक्स के लिए आ सकता है। अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज की बात करता है तो आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी लार्ज आईटी कंपनीज है सब पे आज दबाव आ सकता है, क्योंकि नास्डैक 100 इंडेक्स 4% गिर गया है यूएस मार्केट्स में। लोएस्ट लेवल सितंबर 2022 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। तो आईटी स्टॉक्स पे जो है प्रेशर आ सकती है। एचईजी की बात करें तो इनकी जो एक फंड रेज हो रही है 500 करोड़ की, इस राउंड में जो है सिंगुलैरिटी एएमसी भी आ रही है। मैं सिंगुलैरिटी एएमसी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट इन्वेस्टर मधु केला की जो प्रमोटेड एंटिटी है वो है ये कंपनी। अशोका बिल्डकॉन के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से 300 करोड़ के ऊपर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है। सिंजीन इंटरनेशनल इंटरेस्टिंगली यूएस में जो है अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है एंटीबॉडीज़ के लिए, जहां पे $56 मिलियन निवेश करेगी। अब ऑफकोर्स करंट मार्केट सिनारियो में यूएस चाहता है कि उनके ही देश में बहुत सारे फैक्ट्रीज बने, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सिंजीन के ऊपर। बीएल को 840 करोड़ का ऑर्डर आया। अब इनका जो कंबाइंड ऑर्डर बुक है लगभग 15,000 करोड़ के पास आ जाता है। नवीन फ्लोराइन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इनकी जो कमर्शलाइजेशन है नई एचएफसी प्लांट सूरत में वो शुरू हो गई है। मैक्स लाइफ के लिए बात करें तो एनक्लैट ने डिसमिस कर दिया है आईडीआई की जो पिटिशन थी, ये था अमलगमेशन जो उनकी आर्म से उसके साथ। अब नेट इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो डायरेक्ट लिस्टिंग है मैक्स लाइफ की उस पर आसानी हो जाती है, तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है।
और आखिर में आईसीआईसीआई बैंक पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे एनसीएलटी ने डिसमिस किया है अपील जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से आए थे, जो डिसअप्रूव कर रहे थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डी लिस्टिंग को लेके। अब जो है उसको खारिज कर दिया गया, यानी कि जो डी लिस्टिंग है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की वो अब हो सकती है। तो नेट नेट पॉजिटिव रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज यहाँ पे एक्शन दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा ऑर्डर विंस कुछ निकल कर आए हैं जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इंडसइंड बैंक याद रखिए पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और आज फिर एक बार नेगेटिव खबर। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में स्टॉक ऑलरेडी 10% ठूक चुका है और उसके बाद आज फिर एक बार नेगेटिव खबर निकल कर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर। और याद रखिए ब्रेंट क्रूड $70 पर बैरल के नीचे फिर एक बार। ग्लोबल बाजारों में ग्रोथ कंसर्न्स है जिसके चलते ब्रेंट क्रूड में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एचईजी जहां पर फंड रेज अप्रूव किया गया है। अशोका बिल्डकॉन 311 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। सिंजीन इंटरनेशनल, जैसे हमें शरद बता रहे थे, एक ग्लोबल एक्सपेंशन किया है। अमेरिका में एक नई फैसिलिटी शुरू की है, सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसके चलते सिंजीन इंटरनेशनल पर आज फोकस रहेगा। और बीईएल जिसको 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो कई सारे स्टॉक्स जो ऑर्डर विन के दम पर और इसके अलावा बाकी जो खबरें निकल कर आई है उसके दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया इंडसइंड बैंक पर सबकी नज़र रहेगी और इस पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई हैं। सबसे पहले नुवामा की रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने होल्ड से घटाकर अब रिड्यूस की रेटिंग दी है स्टॉक पर और टारगेट प्राइस भी 750 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि डेरिवेटिव खातों में डिस्क्रिपेंसी से नेटवर्थ 2.35% से घटेगी। ये मैनेजमेंट का बयान आता हुआ नजर आया और इसके अलावा फॉरेन करेंसी से जुड़े डेरिवेटिव में गड़बड़ी भी मिली है। तो काफ़ी नेगेटिव खबर जिसके चलते होल्ड से घटाकर अब रिड्यूस की रेटिंग दी है नुवामा ने और 750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। इसके अलावा IIFL की भी रिपोर्ट आई है जहां पर उनका मानना है कि CET1 रेशियो करीब 35% से घटता हुआ नजर आएगा। इसी के चलते कैपिटल रेस की तो कंपनी को बैंक को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट दिखेगा, नेटवर्थ पर इम्पैक्ट दिखेगा, जिसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने लक्ष्य घटाए हैं। नुवामा ने घटाकर रिड्यूस की रेटिंग की है, 750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। वही IIFL की भी रिपोर्ट इंडसइंड बैंक पर आज सुबह निकल कर आई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, गुड मॉर्निंग। बताएं, ग्लोबल मार्केट में तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस बीच ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? अखिलेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, you are asking about like whole commodities or what? ठीक है, मैं आपसे ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर आपकी राय मांग रही थी। देखिए, हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा क्रूड के अंदर एंड एज वेल एज नेचुरल गैस के अंदर। मुझे लगता है कि टैरिफ्स के कंसर्न्स के कारण यहाँ पर थोड़ा सा इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा है और वहीं पे जो रैंप अप हुआ था ओपेक प्लस के सप्लाई एंड पे, तो इस कारण यहाँ पर सेलिंग दिख रहा है। बट एज ए स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि अभी क्रूड यहाँ पे कहीं पे बॉटमिंग बना सकता है। तो डिप यहाँ पे कहीं पे मिलता है अराउंड 5740 और 5580 तक। तो यहाँ पर क्रूड को एक बार थोड़ा सा पोजिशनल आउटलुक रख के बाय करना चाहिए। 5465 का इस पे स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है ग्रेजुअली हम भाव वापस से 6200 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो ये अराउंड 2 वीक्स के आसपास का व्यू रख के यहाँ पे क्रूड में बाय करना चाहिए नीचे के लेवल्स पे। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने एक अच्छा खासा रैली देखा, तो ऊपर के लेवल से आपको लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अप टू 403-4 तक मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सेल करें। 410 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली प्राइजेस 372-342 तक आते लगते हैं मुझे अपकमिंग डेज के अंदर। नजरिया कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने, चांदी और बाकी बेस मेटल्स पर किस तरह का ट्रेड बनाना चाहिए? देखिए, यस्टरडे के सेशन के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आते देखा ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। जो नंबर्स है कल एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा सा टाइम कम रह के आने वाला है, तो इसका एक प्रेशर देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में, स्पेशली मॉर्निंग सत्र में भी ये प्रेशर बिल्डअप रहना चाहिए
और यहाँ पे उछाले में बेचने का ही रिकमेंडेशन रहेगा मेरी तरफ से। मुझे लगता है गोल्ड को 85,550 के आसपास सेल करना चाहिए। 85,675 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली जो प्राइजेस है 85,175 तक आते हुए लगते हैं। वहीं सिल्वर को भी उछाले में आप बेच के काम कर सकते हैं। 97,100 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो सेल करना चाहिए। 97,350 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 95,800 के आसपास तक के प्राइस देखने को मिलने चाहिए। कॉपर पे थोड़ा मेरा जो आउटलुक है ओवरऑल बुलिश है। यहाँ पर करेक्शन आता है तो आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 877 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बंद हुआ था, ये 874 73 के आसपास मिलता है तो इसको आप बाय करना चाहिए। इसको स्टॉप लॉस इसका 867 के नियर रहेगा, नीचे रहेगा, और टारगेट यहाँ पे 900 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर पे सेलिंग एंड कॉपर में बाइंग का रिकमेंडेशन है फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, ऐसे में किस तरह के